हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो हमारी इस सीरीज़ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हम दूसरे एपिसोड में दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं महाभारत के बारे में। तो घबराइए नहीं, हम महाभारत के युद्ध के बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो आप सबको मालूम है कि पितामह भीष्म जो है वो बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, मतलब अपने प्राण त्यागने वाले थे। उसी समय पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जाओ और जाके पितामह भीष्म से जाके ज्ञान लो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राजकाज किस तरीके से चलता है। जाके उनसे राजधर्म के बारे में जानो। तो जो राजधर्म बेसिकली वहाँ पे पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया, ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जाएंगे, क्योंकि वही एक्चुअली क्या है, पॉलिटिकल थॉट है। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया कि महाभारत के अंदर हम कौन सा बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि महाभारत जो है वो एक लिंक है धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में। मैं आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। देखो, जब हम धर्मशास्त्र पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि सारी चीजें जो है वो धर्म के बेसिस पे होनी चाहिए, ड्यूटी के बेसिस पे होनी चाहिए कि इंसान की ड्यूटी क्या कहती है। पर जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अगर आपने कौटिल्य कभी पढ़ा भी ना हो, पर आपने ये चीज तो सुनी होगी, चाणक्य नीति। चाणक्य नीति क्या कहती है, साम दाम दंड भेद। भेद मतलब किसी के साथ आप चीटिंग भी कर सकते हो। वैसी चीज आप धर्मशास्त्र में नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थशास्त्र किस चीज के ऊपर जाता है, रियलिज्म के ऊपर, कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें फल अच्छा मिले। और धर्मशास्त्र किस चीज के ऊपर जाता है कि क्या चीज सत्य है, क्या हमारी ड्यूटी है। अब उसका फल कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो है महाभारत। महाभारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है राजधर्म के ऊपर, दैट इज शांति पर्वम। और शांति पर्वम के अंदर ही एक और सब सेक्शन है अनाथ धर्म। इसके बारे में इन डिटेल में आपको लास्ट में समझाऊंगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एक लिंक क्रिएट करता है धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में। तो एंड तक प्लीज जुड़े रहें। ओरिजिन ऑफ किंगशिप की बात करेंगे, किंगशिप किस तरीके से आई। तो क्रीता एज के अंदर क्या था, सब बढ़िया थे, किसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, किसी के मन में कोई मैल नहीं था, छल कपट नहीं थे, तो सब बढ़िया तरीके से जी रहे थे। अब सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हो तो क्या आपको राजा की जरूरत है, नहीं। क्या आपको दंड की जरूरत है, नहीं। क्या आपको कानून की जरूरत है, नहीं। पर जैसे जैसे समाज आगे की ओर बढ़ा, समाज की एक खासियत है, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे दूषित हो जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी जनरेट हो गया, और डी जनरेट होने की वजह से बहुत सारे साधु संत इकट्ठा हुए और उन्होंने भगवान को जाके एक प्रार्थना करी, जिसको ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उनसे जाके प्रार्थना करी कि प्लीज किसी को भेजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है। और उसी समय पे किसको भेजा, मनु द किंग, इनको यहाँ पे भेजा और बोला कि आप जाके राजपाट संभालिए। तो इस तरीके से जो किंगशिप है उसका ओरिजिन हुआ। तो हम यहाँ पे वापस कह सकते हैं कि दिस इज डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, क्योंकि यहाँ पे राजा जो है वो कहाँ से उतर के आया, आसमान से उतर के आया, भगवान ने राजा दिए हैं। तो ये डिवाइन थियरी से थोड़ा सा मेल खाता है। अब जानते हैं सिग्निफिकेंस क्या बताई गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि राजा के पास जो है वो एक तरीके से गॉड्स की क्वालिटीज हैं। क्या क्या गॉड्स की क्वालिटीज हैं वो देखते हैं। पहली चीज तो अग्नि। अब जैसे ही अग्नि का आपके सामने आता है तो आप समझ ही गए होंगे, जो गलत कर रहा है, जो सही नहीं है इंसान, उसे भस्म कर देंगे। ठीक है, सिंफुल ऑफेंडर्स को क्या करेंगे, भस्म कर देंगे। राजा करता ही है। दूसरी चीज आदित्य। राजा क्या देखता है, सब लोगों को देखता रहता है अपनी प्रजा में, अच्छा अच्छा कौन कर रहा है, खराब कौन कर रहा है। स्पाई सिस्टम उसका काफी मजबूत रहता है। तो जो उसके खिलाफ काम कर रहा होता है उसे क्या करता है, पनिश करता है। नहीं सुना आपने कि ये देशद्रोही है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बढ़िया काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तीसरी चीज मृत्यु। सीधी सी बात है, राजा जब युद्ध में उतरता है, जो उसके सामने एनिमी होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है। यम, ये क्या करता है, पनिश करता है जो गलत काम कर रहा है। कोई चोरी कर रहा है उसे पनिश किया जाएगा। बट उसी जगह किसी ने बहुत ही बढ़िया कविता लिखी, किसी ने बहुत ही बढ़िया कोई धार्मिक काम किया, तो उसको क्या दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स। तो यम दोनों काम करता है, पनिश भी करता है और रिवॉर्ड्स भी देता है। फिर लास्ट में आती है बात कुबेर। कुबेर कौन हो गए, धन के देवता हो गए। तो जो इंसान बढ़िया काम कर रहा है उसे वेल्थ दी जाएगी। जैसे आप देखा होगा कि कोई आया जो बहुत ही बढ़िया आर्ट एंड क्राफ्ट में था राज दरबार में, उसको क्या दे दी, वेल्थ दे दी कि आज से वो वाला गांव तुम्हारा। वहीं पे कोई इंसान अगर गलत कर रहा है तो उससे उसकी जमीन जायदाद छीन भी ली जाती। और ये सारी चीजें वो किस तरीके से करेंगे,
बाय हैविंग दी दंड विथ दैम। दंड का मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर अभी तक वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं आगे ये चीज़ नहीं कहूँगा। चलो चलेगा कि अगर महात्मा गांधी पहले पढ़ रहे हो कि एम एन रॉय, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धर्मशास्त्र, महाभारत, अर्थशास्त्र और फिर बुद्धिस्ट थॉट को हम पढ़ें। तो एज इन हम जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसको एक कोहेरेंस के साथ पढ़ें। हाँ, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक दो ऊपर नीचे होंगे तो काम चल जाएगा, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दंड क्या है? एक तरीके से उनकी पावर है पनिश करने की, जिसको दंड नीति के नाम से भी जाना गया। दंड नीति को और ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हुए यहाँ पे मुख्य रूप से इन्होंने 3-4 एग्जाम्पल दिए। क्या क्या एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल देखते हैं, आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। पहली चीज तो मिल्क हिज किंगडम लाइक अ बी कलेक्टिंग हनी फ्रॉम प्लांट्स। जैसे एक मधुमक्खी जो है वो हनी कलेक्ट करती है, कहाँ से? फूल के अंदर से। उस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जो गौपालक है वो इस तरीके से गाय का दूध निकालता है कि वो उसके बछड़े के लिए भी दूध छोड़ देता है ताकि वो भूखमरी से मर ना जाए। ठीक है। जो लीच होता है, लीच जो हमारे ब्लड को सक करता है, उस तरीके से कैसे होता है कि हमारे ऊपर है बट हमको डायरेक्टली वो क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई गहरा इंपैक्ट पहुंचा रहा है, पर धीरे 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 धीरे। नेक्स्ट इज इस तरीके से जैसे एक टाइग्रेस अपने मुंह में अपने बच्चों को लेके जाती है। तो ये चारों चीज जब आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि ना ज्यादा एक्सेसिव होना चाहिए ना कम होना चाहिए, और माइल्ड तरीके से एकदम, जबरदस्ती नहीं, फोर्सफुली नहीं। ये देखिए ये इसके अंदर इम्प्लिसिट है। जैसे कि एक शेरनी अपने बच्चों को मुंह में लेके घूमती है, अब उसके कितने तीखे दांत हैं, पर जब वो मुंह में लेती है तो इस चीज का ध्यान रखती है कि वो दांत जो हैं वो उसके बच्चे को ना चुभ जाए। तो इस तरीके से, और लास्ट में वो मेंशन भी किया गया है कि टैक्स जो है वो किसी भी तरीके से अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, फोर्सेबली कलेक्ट नहीं किए जाने चाहिए। तो टैक्सेशन पॉलिसी में काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपाद धर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इसके लिए स्टार भी बना दूंगा, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या है, धर्म रिलेटेड ही बातें करी गई पहले सेक्शन में, बट इस सेक्शन में ये बताया जाता है कि किंग क्या है, किंग को कौन कौन से तरीके से डिसीजन लेने हैं। तो सबसे पहला तो आ गया सत्य, ठीक, ट्रूथ के ऊपर उसको डिसीजन लेना है। दूसरा उसको उपापत्ति, दैट इज रीजनिंग, उसका लॉजिक क्या कहता है, उसका ध्यान क्या कहता है, उसकी समझ क्या कहती है। तीसरी सदाचार, दैट इज गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। और फिर लास्ट में आता है उपाय, दैट इज द प्रैक्टिकल नीड, मतलब उस समय की प्रैक्टिकल नीड क्या है। तो हम कहें तो ये जो चार हैं एक तरीके से ऊपर वाले, ये ऊपर वाले तीन जो हैं ये एक तरीके से थोड़े धर्म वाले एंगल के अंदर आ जाते हैं, रियल हैं, मतलब आइडियलिस्टिक हैं। पर इस चीज की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल नीड ये हो कि हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़े जो कि मोरल ना हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस किंग जो है अपना जो रिजिड मॉरल स्टैंडर्ड्स है उसको थोड़ा सा हटा सकता है, क्योंकि उसका जो एम है, जो एंड्स हैं वो नोबल हैं। तो ये अलाउ किया गया है। यहाँ पे ये बताया कि अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो किंग जो है वो प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, एक्सेप्ट दैट ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की नहीं की जा सकती। किंग जो है एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकता है ऑब्वियसली। अब अगर आपका राज्य ही नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से सरवाइव करोगे? तो आपको सरवाइव करने के लिए तो अपने राज्य को बचाना पड़ेगा, और राज्य को बचाने के लिए आप एक्सेसिव टैक्स लगा सकते हो, और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसको फोर्सफुली कलेक्ट भी कर सकते हो। अब आपके मन में कोई और डाउट आए उससे पहले ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि किसी भी तरीके से ये ऑथोरिटेरियन या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। महाभारत में जो पॉलिटिकल थॉट दिया गया है किसी भी तरीके से रॉयल एब्सोल्यूटिज्म को सपोर्ट नहीं करता। महाभारत में यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके से राजा जो है वो अपनी ड्यूटी निभाना बंद कर दे तो उसे पागल कुत्ते की तरह मौत के घाट उतार देना चाहिए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं मन से जोड़ के नहीं कह रहा हूँ। महाभारत में कहा गया है कि अगर राजा अपनी ड्यूटी ना करे उसे राजपद से उतारो और पागल कुत्ते की तरह मौत के घाट उतार दो। तो ये सारी डिटेल्स जो है महाभारत के पॉलिटिकल थॉट में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो बेझिझक प्लीज़ मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।